नमस्कार दोस्तों, इंडियन जीके की पहली क्लास में आपका स्वागत है। ये जो क्लास आज 8 बजे लाइव की जा रही है, ये खास तौर पे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बिल्कुल सही है। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीपीओ, राजस्थान पुलिस, किसी अदर स्टेट की पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अदर स्टेट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। इस क्लास का जो मुख्य आधार है वो ये है कि पिछले वर्ष में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं और जो वर्ष आगे आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है और इस सीरीज का नाम दिया गया है भीष्म सीरीज। जिस प्रकार भीष्म की प्रतिज्ञा अभी तक अटल और अमर है, उसी प्रकार कोशिश की जा रही है एक वादे के साथ कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके जीके का जो ज्ञान है और नॉलेज है उसे बढ़ाने में आपकी काफी मदद करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमेशा सिर्फ एक बात ही कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ विशेष काम ना हम चाहते हैं आप करें, आप बस ध्यान से पढ़ें और चीज़ों को याद करें। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक मिला होगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको उसके अंदर मिल जाएगी, तो बाद में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे याद कर सकते हैं और दूसरा इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए हम बिना टाइम खराब के स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट आपके लिए स्लाइड ये सेकंड देखते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन आपका, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पंजाब में बहुत अधिक प्रभावी थी। यदि हम जनजातियों की बात करें 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर बात करें तो एक खोकर जो बिल्कुल सही है जवाब, जनजाति प्रभावी थी। गक्खर बिल्कुल प्रभावी जनजाति थी। एक नाम आपको और याद रखना है, अवन। ये तीन जनजातियां, खोकर, गक्खर और अवन, ये तीन जनजातियां 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत में प्रमुख प्रभावी जनजाति थी पंजाब में। पंजाब के आसपास का क्षेत्र है उसके अंदर। क्वेश्चन ये है कि पंजाब में सबसे ज्यादा या बहुत अधिक प्रभावी कौन सी थी, तो सही जवाब होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, खोकर। समझे बात को, पंजाब में बहुत अधिक प्रभावी खोकर थी, पर हम उसके आसपास के क्षेत्र और भारत के हरियाणा वाला जो एरिया हो गया और पहले जो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पर खोकर, गक्खर और अवन जैसी जनजातियां बड़ी फेमस थी। आपको यदि याद होगा और आगे भी आएगा, 1206 में मोहम्मद गौरी की जो हत्या की गई थी वो खोकर जाति के लोगों के द्वारा ही की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे, बाकी आगे आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या होती है, किसके द्वारा? खोकर जाति के लोगों के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और कन्नौज के किस वंश के शासक जयचंद के बीच में लड़ी गई थी? गढ़वाल है, बैक्ट्रियन है, गुप्त है या चौहान है? बैक्ट्रियन भारत का नहीं है साम्राज्य। यदि मैं गुप्त साम्राज्य की बात करूं तो जो इसका टाइम माना जाता है तो 80 ईस्वी से माना जाता है, 280 ईस्वी में स्टार्ट होता है। और जो इस वंश के संस्थापक थे, संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। एग्जाम में ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और कब की थी? 280 में की थी। और एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, यदि किसी को नाम पता है तो वो अपने कमेंट्स कर सकता है। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो सही जवाब होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम, इस वंश का वास्तविक संस्थापक। और यहाँ पे हम चौहान वंश की बात करें, चौहान वंश के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप पे कमेंटों को ध्यान दिया जाएगा, देखा जाएगा। चौहान वंश की स्थापना की बात करें तो 551 ईस्वी के अंदर होती है और जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव। संस्थापक का नाम क्या है? याद रखेंगे आप लोग, वासुदेव। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जैसे महान, अर्णोराज, अजय राज जैसे महान शासक, विसल देव जैसे महान राजा इसी वंश के अंदर पैदा होते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का सही जवाब है गहड़वाल वंश। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक गहड़वाल वंश के राजा जयचंद के बीच में लड़ी गई। गहड़वाल वंश की हम बात करें यहां पर थोड़ी सी तो 1090 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी।
स्थापना 1090 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और जो इसके पहले राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, उनका नाम था चंद्रदेव। सही आपको नाम याद होना चाहिए, चंद्रदेव। और आगे जाके इसी वंश के अंदर विजय देव और जयचंद जैसे महान राजा पैदा होते हैं। अब मैं बात करूं कुछ आपको इतिहास के अंदर, एक आपके दिमाग में आ रहा होगा चंदावर की लड़ाई हुई कब थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका 1194 ईस्वी। एक क्लास राजस्थान जीके की आती है, जो क्लास कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इस क्लास में मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को बताने की। तो आपको इस क्लास को तसल्ली पूर्वक सुनना है और इन चीजों को याद करना है। एक शानदार क्वेश्चन तैयार हो गया आपके सामने कि 1194 में चंदावर की लड़ाई लड़ी जाती है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जो जयचंद है वो गैडवाल वंश का है, जिसकी स्थापना 1090 में जय चंद्रदेव के द्वारा की गई। चौहान की हम बात करें तो 551 ईस्वी के अंदर वसुदेव चौहान ने इसकी स्थापना की और गुप्त वंश की स्थापना 280 के अंदर श्री गुप्त के द्वारा, और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। भारत के इतिहास में 3 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 1191 के अंदर, उसके बाद 1192 के अंदर, और फिर ये 1194। 1191-92 की बात करूं तो हम सब इसे जानते हैं तराइन के नाम से, बैटल ऑफ तराइन या तराइन का युद्ध। तराइन फर्स्ट हुआ 1191 में, तराइन सेकंड हुआ 1192 में। और जो ये युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। कमाल की बात यह है 1194 के अंदर युद्ध लड़ा गया, ये चंदावर का युद्ध था, अलग युद्ध था। पर 1191 का जो तराइन का जो पहला युद्ध था वो युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसलिए मैंने पहला टिक लगाया पृथ्वीराज चौहान के सामने और पहला क्रॉस लगाया मैंने मोहम्मद गौरी के सामने। और इसी का जो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत जाता है। तो आप इन टिकों से समझेंगे, पहला युद्ध ये जीतता है, दूसरा हारता है, पहला ये हारता है, ये जीतता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम के बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, जो किसी भी एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा ध्यान रखें, 1191-92 के अंदर जो युद्ध हुए वो तराइन के नाम से जाने गए। तराइन के बैटल ऑफ तराइन, हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है तराइन की, वहां पर युद्ध होते हुए पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतता है और पहला दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीतता है। और 1194 के अंदर युद्ध लड़ा गया वो युद्ध था चंदावर का, जो मैं आपको बता चुका हूं, चंदावर का युद्ध। इसके अंदर मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत जाता है और जयचंद इस युद्ध को हार जाता है, ऐसा एनसीईआरटी किताबें बोलती है। अगला क्वेश्चन, भारत पर अरब का आक्रमण 712 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? कहने का मतलब यह है जब भारत पर पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ 712 ईस्वी के अंदर, तो वो आक्रमण किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। मोहम्मद शायबानी खान के द्वारा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा, या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा? सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की भूमि पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी के अंदर किया, जिसमें इन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस बात की जो जानकारी मिलती है, जो स्रोत है जो ये कहता है कि हाँ भाई ये हुआ था, कुछ ऐसा जानकारी मिलती है, वो एक किताब है चचनामा। आपको याद रखना है चचनामा। चचनामा की हम बात करें, जो लेखक हैं चचनामा के लेखक हैं अली बी। चचनामा के जो लेखक हैं वो हैं अली बी। कहने का मतलब अभी और बातें बताई जाएंगी, आप सुनेंगे ध्यान से। भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ 712 में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और इस बात की जानकारी चचनामा नामक किताब में मिलती है, जिसके लेखक है अली बी। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर कुछ कार्य किए जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। भारत पर पहली बार जजिया लगाया। जजिया एक कर है, जजिया एक टैक्स है जो भारत पर लगाया गया। आपको याद रखना है, मैं बोल के बताऊंगा आपको जजिया क्या है, ध्यान से सुनना है। जजिया एक धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है। कहने का मतलब उस समय जब आक्रमण हुआ तो वहां के लोगों को एक ऑप्शन दिया गया
कि या तो आप इस्लाम को स्वीकार करें या आप कर दें। और जजिया का जो रेट था वो था उस समय आपको आपकी आय का 1/2 देना पड़ेगा, या फिर आप आपकी आय का 2/3 देंगे। 2/3 देंगे आप। 1/2 का मतलब आज वर्तमान में आप देखिए 10,000 रुपये आप कमाते हैं, उसमें से आपको कहा जाए कि यदि आप किसी भी विशेष धर्म के, कोई भी धर्म हो सकता है, आपको 5,000 रुपये उसके देने हैं, या आप 1,00,000 रुपये कमाते हैं कि आपको इस धर्म में बने रहने के लिए 50,000 रुपये देने हैं, और 2/3 का मतलब होगा लगभग 66,000 रुपये 1,00,000 में। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से और हम में से बहुत सारे लोग तुरंत और बड़ी खुशी से हम धर्म को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि पैसा हमसे दिया नहीं जाएगा। पर जिन लोगों ने उस टाइम नहीं दिया तो उन्होंने जजिया कर दिया, और अपनी इनकम का एक बड़ा भाग वहां के राजा या उस समय के जो राजा थे, जो राजा बनते हैं, जो अधिकार करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, उनको दिया गया। दूसरा जो काम किया गया वो सोने के सिक्के चलाए। पेपर में आएगा आपके, सोने के सिक्के चलाए। किसने चलाए थे सोने के सिक्के? तो बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। भारत में वो पहला मुस्लिम शासक का नाम बताइए जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे। आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम। तीसरा जो कार्य किया गया, ये जजिया लगाया था, ये जजिया जो कर लगाया, ये ब्राह्मणों को छोड़ा इसमें, ब्राह्मण, विधवा, और तीसरा है विकलांग। विकलांगों को छोड़कर उन सबों को ऊपर एक कर लगाया गया जजिया। ब्राह्मणों, विधवा और विकलांगों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया। एक क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहली बार जजिया किसने लगाया पहली बार भारत के अंदर? तो जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और जब फिरोज शाह तुगलक की 10वीं की मार्कशीट देखी गई तो उसका नाम लिखा हुआ था FST। आगे आएंगे, अब बात करेंगे इसके बारे में, राजा आएंगे। तो आपको क्वेश्चन ध्यान समझना है। भारत पर अरब का आक्रमण 712 में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। जानकारी मिलती है चचनामा के अंदर, और चचनामा के लेखक है अली बी। कार्य की बात करें, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले कौन से कार्य किए? जजिया कर लगाया यहाँ के लोगों के ऊपर, जो आपको बता दिया है। सोने के सिक्के चलाए, ब्राह्मण, विधवा, विकलांगों को छोड़कर सबों के ऊपर जजिया लगा दिया, इन तीनों को छोड़ा। ब्राह्मणों पर सबसे पहली बार जजिया लगाया गया, उस राजा का आपको नाम याद रखना है। नाम मैंने आपको बता दिया है, क्या नाम है भाई? बोल सकते हैं आप लोग साथ में। नाम है फिरोज शाह तुगलक। एक चीज और, जब आक्रमण किया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण हुआ, तो जो यहां पर राजा था वो कौन था आपको बताना है। यहां का राजा था दाहिर। दाहिर राजा था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी देवल। याद रखेंगे, बाकी आगे जब क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने 1992 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मैं बिल्कुल बता चुका हूं आपको। यदि आपको पता है, आपने ध्यान से सुनी है बातें, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सही जवाब है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मोहम्मद गौरी की बात करें, मोहम्मद गौरी ये गौर प्रदेश का शासक था। गौर प्रदेश का शासक, और ये वर्तमान में पड़ता है आपका अफगानिस्तान के अंदर। जब इसने आक्रमण किया पहले युद्ध में, ये हारता है और काफी बार हारता है। नायिका देवी के साथ में जब इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, लगभग 1178 ईस्वी के अंदर, 1178 में एक गुजरात की रानी थी जिनका नाम था नायिका देवी। नायिका देवी से पराजित मोहम्मद गौरी ने सोचा कि चलो, इसने पहले भी काफी 1175 में भी हमला किया था, जो राजस्थान से युद्ध हार गए थे यहाँ पे। जब इसे पता चला गुजरात के अंदर एक महिला शासिका है, तो इसने चुपचाप वहां पर हमला करने का सोचा, और इस बात की खबर नायिका देवी को लग जाती है। तो वो पहाड़ों के बीच में ही, सुरोही से आगे वाले क्षेत्र, राजस्थान से पहले ही एक पहाड़ों के क्षेत्र में इसे रोक लिया जाता है,
और वहां पर इसकी सेना को घेर के चारों तरफ से पट्टे दिए जाते हैं इनमें, और ये चप्पलों को हाथ में पहन के भागते हैं इसकी पूरी सेना। और वहां पर नायिका देवी इसको पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है, और आगे फिर ये 1191 में दोबारा युद्ध करता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1192 में मोहम्मद गौरी। इसका थोड़ा सा याद रखेंगे आप, अभी मृत्यु के बारे में याद रखें, मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1206, और मैंने आपको बताया था खोखर जाति के लोगों के द्वारा की गई थी मृत्यु, ठीक है। इसके एक सेनापति भी था जो आगे आएगा, देखते हैं, आज बता देंगे, नहीं कल क्वेश्चन आएगा, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है। आपके सामने 4 नाम है, अरबी भाषा में कौन सी किताब लिखी गई है, आप बताएंगे। अकबरनामा है, तबकाते अकबरी है, शाह में ही या शाहनामा है, या फिर है किताबुल हिंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, यदि आपका जवाब डी है और आपको लगता है किताबुल हिंद बिल्कुल सही जवाब होगा। किताबुल हिंद की बात करें तो ये बिल्कुल अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। किताबुल हिंद जो किताब है वो अरबी भाषा के अंदर, और लेखक कौन है इसके? जो लेखक है वो नीचे लिख रहा हूं इनके, अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, याद रहेगी ये बात आपको। अकबरनामा की अपन बात करें, अकबरनामा ये लिखा गया है फारसी भाषा में, और ये सारी, हाँ दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये क्वेश्चन बीच में दिक्कत हो गई थी। आपको एक बार बता देता हूँ कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। तो इसका सही जवाब बिल्कुल किताबुल हिंद जो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी, ये सही जवाब है इस क्वेश्चन का। यदि हम तबाकत अकबरी की बात करें तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने लिखा, ये नाम देखेंगे, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी ये किताब। और शाहनामा या शाह नामेही की बात करें तो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। और अकबरनामा जो किताब लिखी गई है ये फारसी भाषा के अंदर अबुल फजल के अंदर लिखी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ये जो तीनों किताबें हैं, अकबरनामा, शाहनामा और तबाकत अकबरी, सारी की सारी फारसी किताबें हैं। जबकि जो क्वेश्चन था वो ये था कि अरबी भाषा के अंदर कौन सी किताब लिखी गई, तो किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी को ही कहा जाता है, आगे बताएंगे आपको, अरब इतिहास का हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत की फारसी भाषा का इतिहासकार लेखक के बारे में आपको बताना है कि तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई। ये अभी जो बीच में क्लास इनकरप्ट हो गई थी, दिक्कत हो गई थी, उसके कारण ये मैंने पहले लिख लिया था, तो आप टेंशन ना लें। एक फारसी भाषा के अंदर जो लेखक थे इसके याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। अब जो समझने वाली बात यह है वो ये है, इस क्वेश्चन का जवाब तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ख्वाजनुल फतू की बात करें तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई ये किताब, और अमीर खुसरो को उपाधि दी गई तोताए हिंद की। याद रखेंगे आप, तोताए हिंद कहा गया अमीर खुसरो को, और इन्हें माना जाता है कव्वाली, कव्वाली या हम कहें खड़ी बोली, खड़ी बोली का जनक किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। याद रहेंगी ये बातें आपको। और इनके अमीर खुसरो के द्वारा सितार का निर्माण किया गया, सितार का आविष्कार किया गया, सितार का आविष्कार किया गया, ठीक है। तो सही जवाब है इसका याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता है? आपको जवाब देना है। धर्म परिवर्तन के लिए नियुक्त विशेष व्यक्ति को, भू राजस्व वसूली के विशेष अधिकारियों को, शाही कारखानों में तैनात विशेष कारीगरों को, या सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलामों को। तो जो बदगान है उन्हें कहा गया प्राचीन समय में या मुगल समय में सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलामों को, जो युद्ध लड़ते थे आगे सेना के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवा के बदले प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था, उसे क्या बोलते थे? अशरफ बोलते थे, इक्ता बोलते थे, मुहासिब बोलते थे, या नाजिर बोलते थे? ऑप्शन तो सही जवाब है इक्ता। इक्ता की बात करें, इक्ता एक प्रथा है जो प्रारंभ की गई, स्टार्ट की गई इल्तुतमिश के द्वारा, और इसे ही बोला गया इक्तेदारी। क्या बोला गया था इसको? इक्तेदारी बोला गया। इस प्रथा को बोला गया इक्तेदारी।
इल्तुतमिश के शासनकाल की बात करें 1211 से लेकर 1226, इल्तुतमिश ने दल चालीसा की स्थापना की। इल्तुतमिश के बाद जो राजा बनती है इसकी बेटी बनती है रजिया सुल्तान, और ये इससे पहले जो बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया, जिसका नामकरण कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, उनके नाम पर रखा गया। इक्तिदार या इक्तिदारी प्रथा की बात करें, इसको 1225 में स्टार्ट किया गया था। ये याद रखने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इक्ता, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सरहिंदी, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल या फिर अब्दुल मलिक इयासी ईसामी सॉरी। जो तारीख मुबारक शाही की किताब है उसके लेखक है याहा सरहिंदी। जियाउद्दीन बर्नी ने बर्नी जो कि थे वो थे बलबन के समकालीन। बलबन एक राजा था जिसका शासनकाल हम बात करें तो यह है आपका 1265 से लेके 1287। अबुल फजल अकबर के दरबार में थे और अकबर के समय आपको पता होगा इन्होंने अकबरनामा लिखा। कौन सी लैंग्वेज में? फारसी लैंग्वेज में, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब्दुल मलिक इयासी इस्सामी की बात करें तो बहमीन साम्राज्य के दक्षिण भारत में जो राज्य था बहमीन साम्राज्य, उसका एक कवि था। यहाँ सरहिंदी मुबारक शाह के टाइम में उनके दरबारी कवि थे या दरबारी लेखक थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? आपको बताना है कौन सा हिस्सा नहीं था। तो लोधी वंश बिल्कुल था, खिलजी था, गुलाम था, सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो सूरवंश है। समझने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक ट्रिक बनाई है, गुड़ खा ले तू साले, ये ट्रिक है। ये ट्रिक्स के माध्यम से ही आप आराम से इसे याद कर सकते हैं कि सल्तनत काल में कौन कौन से वंश थे, उनका टाइम क्या था। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेकर 1226 तक इनका शासनकाल रहा। 5 वंश थे और 320 वर्षों तक इन्होंने भारत पर शासन किया। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश है। गु से बनता है गुलाम वंश, ख से बनता है खिलजी, तू से बनता है तुगलक, स से बनता है सैयद और ल से बनता है लोधी वंश। समय है 1206 से लेकर 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से लेकर 1526। 1206 से स्टार्ट हुआ ये और कहाँ तक आया? 1526 तक आया। 5 वंश कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुड़ खा ले तू साले, इस तरीके से आप याद रखेंगे इसे। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सूरवंश। सूरवंश के टाइम की हम बात करें तो भारत के इतिहास में 1540 से लेके 1555 तक का समय सूरवंश का रहा। और जो सूरवंश का संस्थापक था वो था शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। 1540 में इसने हुमायूं को हराया और 1555 में दोबारा हुमायूं की वापसी होती है। तो 15 वर्ष सूरवंश शासन किया भारत पर, जिसका संबंध दिल्ली सल्तनत से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? आपको बताना है। मोहम्मद गौरी के सेनापति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 और इसी गुलाम वंश को बोला गया मामलुक वंश। याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 के अंदर कुतुब मीनार बनवाया, जिसका नामकरण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सबको लगता है कुतुब मीनार का जो नामकरण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर हुआ, पर सही जवाब है उनके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी की याद में, उसने अपने गुरु की याद में ये निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश की बात करते हैं आप तो 1211 से लेकर 1236 तक, और गयासुद्दीन बरबल की बात करें तो 1265 से लेकर 1287 तक शासन करता है। आराम शाह की बात करें 1240 से लेकर 1242 तक आराम शाह का जिक्र किया गया। ये जो समय दे रखा है ये किसका दे रखा है आपको पता होना चाहिए, बताया आप लोगों ने और आपको भी बताया गया। गुलाम वंश का टाइम दे रखा है ये 1206 से लेकर 1290। याद रहेंगी ये बातें। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 73 मीटर है। अगला क्वेश्चन संभवतः इसी के बारे में देखते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितने मीटर में आपको बताना है। यदि आपने पिछला क्वेश्चन ढंग से सुना है तो आप बता सकते हैं 73 मीटर। यदि फिट में हम बात करें तो 237.8 फिट है इसकी ऊंचाई। और 1220 में इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनवाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 2 मंजिलों का निर्माण पूरा करवाया था कुतुब मीनार का। ठीक है, पहले यहाँ पर जैन मंदिर हुआ करता था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर
कुतुब मीनार बनवाई, ये थोड़ा याद रखना है। एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में सुल्तानों में से किसकी पुत्री थी, आपको बतानी है। यदि इसका जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब है इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल लगभग 1211 से लेके 1236 तक रहा। इसी की बेटी थी जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का एक बड़ा भाई रुकनुद्दीन फिरोज। क्वेश्चन यदि आपसे ये ऐसे पूछा जा रहा है तो जवाब बिल्कुल इल्तुतमिश सही है, पर एक क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश के बाद राजा कौन बना, और क्वेश्चन यदि ये है तो आपका जवाब होना चाहिए, यदि रुकनुद्दीन ऑप्शन में है तो आपका सही जवाब होगा रुकनुद्दीन। जिसका कारण ये है क्योंकि 6 माह तक गद्दी पर बैठता है, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु होती है ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर के अंदर, एमपी के अंदर। रजिया सुल्तान उस टाइम वहीं पे थी अपने पिता के साथ में अंतिम समय में। जब उनका दाह संस्कार किया गया, दफनाया गया, तो रजिया सुल्तान उनमें व्यस्त थी। इल्तुतमिश के 3 बेटे जो कि तीनों के तीनों निकम्मे थे, उनसे परेशान होकर उसने अपनी बेटी को राजा बनने की इच्छा थी और उसने अपनी बेटी को सुल्तान घोषित किया, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। पर जब तक रजिया ग्वालियर से मध्य प्रदेश दिल्ली आती है, तब तक उसके भाई ने गद्दी पर कब्जा कर लिया था, और इस चीज को दोबारा गद्दी को प्राप्त करने में टोटल 6 महीने का समय लगता है, जब तक राजा रुकनुद्दीन था। आपको ये समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो आप पढ़ रहे हैं बार बार इल्तुतमिश इल्तुतमिश, यही है बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जीडी कांस्टेबल 29/11/2021 को आफ्टरनून शिफ्ट में आया था। तो ये इस क्लास के अंदर वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो पहले आ चुके हैं या वो उनके आने की संभावना है, तो ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडर को सौंपी गई प्रादेशिक इकाई को क्या कहते थे? ये मैंने आपको बता दिया है। एकता प्रथा, सही मायने में जब कोई सैनिक युद्ध लड़ते थे उनको नगद वेतन ना देकर उनको वो क्षेत्र दे दिया जाता था राजा के द्वारा, वहां का प्रमुख नियुक्त किया जाता था, जिसे इक्ता कहते थे, इक्तेदार कहते थे। इस प्रथा को इक्ता या इक्तेदारी कहा गया और नियुक्त करने वाले व्यक्ति को इक्तेदार कहा गया। वो इक्तेदार वहां से टैक्स कलेक्ट करता था और आधा टैक्स राजा को भेजता और आधे में खुद खर्चा चलाता था सारा, ठीक है। और जब भी राजा को जरूरत होती थी किसी युद्ध के लिए, सेना के लिए, तो वो अपनी सेना को लेकर जाता था। इसे कहा गया एकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसमें उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? खुसरो खां की अपन बात करें, खुसरो खां ये वो व्यक्ति है जिसने मुबारक शाह की हत्या की। मुबारक शाह कौन है? तो मुबारक शाह है लास्ट शासक खिलजी वंश का। किसका? अंतिम शासक है खिलजी वंश का। इसका शासनकाल है 1316 से लेकर 1320। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में काफी कुछ बताया गया है आपको यहाँ पर। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक है या स्थापना करने वाला है। इसका शासनकाल, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है वो है 1290 से लेकर 1296, और जो पूरा खिलजी वंश है इसका जो शासनकाल है वो है 1290 से लेकर 1320। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो है 1296 से लेकर 1320। इसका उपनाम है अली गुरशाप और यह सूबेदार था कौशाम्बी का। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम चिमना और बेटी का नाम फिरोजा था। इसकी पत्नी का भी चक्कर किसी और से चल रहा था और बेटी का भी। यदि वो कहानी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, तो आपको अगली किसी क्लास में जब क्वेश्चन आएगा अलाउद्दीन खिलजी का तो आपको चिमना और फिरोजा की कहानी जरूर सुनाई जाएगी। कहानियों से पेपर में तो कहानियां नहीं आती हैं, पर किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करने के लिए कहानियां सुनाई जाती हैं, आपको बताया जाता है। इसीलिए आप इंटरेस्टेड है तो बताना, अभी कहानी सुनाने लगूंगा तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी और आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था, उसकी भूमिका सभी विभागों को एक समान पर्यवेक्षक की थी। आपको बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दीवान विजारत। यदि हम बात करें दीवान ए विजारत की, तो ये दिल्ली सल्तनत का पर्यवेक्षक मतलब ध्यान रखने वाला पद था।
ये जो 3 पद जो बताए जा रहे हैं संभवतः बहुत ही कम लोगों को पता होंगे। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके नोट्सों में नहीं होगा क्वेश्चन, और इन क्लासों का यही फायदा है, 2 चीजें नोट्सों से छूट जाती हैं वो आपको कवर कराई जाती हैं। दीवान मुस्त खराज की बात करें तो बकाया विभाग है। दीवान अमीर कोही की बात करें कृषि विभाग है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब MBT, और दीवान वकूफ की बात करें तो यह है राजस्व विभाग। आपको याद रखना है, ध्यान से सुने आप। दीवान मुस्त खराज क्या है? बकाया। अमीर कोही क्या है? कृषि। और वकूफ क्या है? राजस्व विभाग। और विजारत क्या है? यह है आपका पर्यवेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल स्थित है, कहां पर स्थित है? तो एक जगह पड़ती है मांडू, मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पर गयासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया, और निर्माण करवाया 1469 में। तो आपको याद रखना है 1469 में गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा जहाज महल का निर्माण मध्य प्रदेश में के मांडू में करवाया गया था, आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है? यदि ये मैं इतना पढ़ाने के बाद आपको याद नहीं होता है तो आपको थोड़ा सा सोचने की बात है। मैं काफी बार बता चुका हूं आपको, 1296 से लेकर 1316। जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव क्लास चाहते हैं, पूरी लेंथ के चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे नोट्स क्लासों में चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट्स करना। जैसे ही समय लगेगा 2, 4 या 5, 7 दिन में, जैसे भी होगा आपके कमेंट्स, आपका इंटरेस्ट होगा चैनल पे, आप लोग सही तरीके से हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो क्लासें भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जैसे भी इच्छा हो आपकी, जो भी हो आप कमेंट्स में डालें, फिर उस पर विचार किया जाएगा। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर हमला किया था, तब वहां का हिंदू शासक कौन था? आपको बताना है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर, आप सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर जब बैठता है, उसका जो समय किताबों में मिलता है, बताया गया है, वो है 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है। सबसे पहले उसने 1299 में गुजरात पर हमला किया, 1301 में रणथंबोर पर हमला किया, और 1303 में हमला किया चित्तौड़गढ़ के ऊपर। 1301 में रणथंबोर का राजा हमीर देव चौहान था, जिसके सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां, नुसरुत खां थे। और ये जगह पड़ती है रणथंबोर, सवाई माधोपुर राजस्थान में पड़ती है। हमीर देव चौहान को एक उपनाम और दिया गया, इसे बोला गया हटी हमीर। इस युद्ध का कारण यह है, शाह और के हबरू नामक 2 मंगोल अलाउद्दीन खिलजी की बीवी चिमना को छेड़कर भाग आते हैं। थोड़ा चक्कर चल रहा था उनका आपस में, और इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो वो उनका पीछा करते करते आता है, और भगते भगते के अबरू और मोहम्मद शाह हमीर देव के दुर्ग में घुस जाते हैं और उससे अपनी रक्षा की करने की प्रार्थना करते हैं। और जो राजा हमीर थे, हमीर देव थे, उन्हें हटी अमीर कहा गया। उन्होंने जो एक बार स्टेटमेंट दे दिया तो वो फाइनल था, और उन्होंने अपने शरणागत किया है, जो भारत की मूल संस्कृति है शरणागत की रक्षा करना, उसको फॉलो किया। कहानी काफी लंबी है, ये था इस युद्ध का प्रमुख कारण। ठीक है। हमीर देव के बारे में बात करें, इसके बाद राजस्थान में इनका पहला जौहर होता है इनकी बीवी के द्वारा। पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था रंगा देवी। क्या नाम है? रंगा देवी, जिसने जल जौहर किया था। जल जौहर, राजस्थान में जौहर की परंपराएं रही हैं। अग्नि जौहर बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। जब लगता है कि राजा हार जाएगा और स्त्री अपनी इज्जत बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगी, तो अपने आप को मृत्यु चुन लेती हैं वो। और सबसे पहले राजस्थान में जल जौहर किया गया रंगा देवी के द्वारा 1301 में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? आपको ये बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ये सल्तनत काल का सबसे शिक्षित राजा हुआ, सबसे सर्वाधिक पढ़ा लिखा राजा, और इसको उपाधि दी गई पागल सुल्तान। वर्तमान में कहा जाता है तो नहीं पता है, राहुल गांधी वास्तव में पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, पर ऐसा बताया जाता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको ग्रेजुएशन, उन्होंने PhD जो भी कर रखा है वहां से, ऑक्सफोर्ड से, तो काफी पढ़े लिखे हैं। पर वो अपनी भावनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए भारतीय जनता उन्हें पसंद भी कम ही करती है। ऐसे ही कुछ स्थिति थी मोहम्मद बिन तुगलक की। उसने अपने जीवन में 5 फैसले लिए और 5 के 5 गलत साबित हुए। एक एक करके आपको बताए जाएंगे। अभी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अबुल रजाक जो है वो देवराय सेकंड के समय में था कवि। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी है हम्पी, और हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। और इस विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो 2 भाई थे, हरिहर बुक्का, जिन्होंने 1336 के अंदर विजयनगर की स्थापना की। और कृष्णदेवराय इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, ये बात याद रखनी है। इब्न बतूता के बारे में बात करें,
1333 के अंदर ये मोरक्को से भारत आता है और इसकी किताब थी रहेला। 8 साल एक काजी के पद पर रहा और इसने अपनी सेवाएं दी, किसको दी? मोहम्मद बिन तुगलक को। अल मसूदी की बात करें तो इसे कहा गया, मैंने उस टाइम आपको बताया था, छोड़ा था वो क्वेश्चन वहां पर। अल मसूदी को कहा जाता है अरबों का हेरोडोटस। हेरोडोटस का मतलब होता है इतिहास का जनक। जिसने इतिहास को पहली बार लिखना स्टार्ट किया उसे कहा गया हेरोडोटस। तो अरबों का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? अल मसूदी को। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के 5वीं तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासक के द्वारा करवाया गया है? किसके शासन काल में हुआ, ये बताना है। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान। यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने बेसमेंट बनाया उसका सिर्फ। इल्तुतमिश ने उसकी 3 मंजिलें बनाई 1220 के अंदर, और लास्ट में 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1368 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया इन 5 मंजिलों का। ठीक है, ये जो आपके सामने डेट लिखी हुई है 1351 से लेकर 1388, ये है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन में 6 शहरों का निर्माण करवाया था। वैसे 300 शहर बसाए थे। ये प्रमुख शहर आपके सामने हैं। पहला है आपके सामने फिरोजपुर, दूसरा है आपके सामने फिरोजाबाद, तीसरा है आपके सामने जौनपुर, और चौथा है आपके लिए फतेहाबाद, और 5वां है फिरोज शाह कोटला। सबसे जो प्रमुख शहर था वो था जौनपुर, जो कि यूपी के अंदर है। और फिरोज शाह तुगलक के बड़ा भाई का नाम जो था वो था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। और जौना खां वास्तविक नाम है MBT का, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? जौना खां। याद रखेंगे आप, डिस्क्रिप्टिव क्लासों में सारी बातें बताई जाएंगी, सीक्वेंस में अभी आपको सिर्फ याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT की बात की जा रही है, ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन का मुद्रा का इस्तेमाल किया था। आपको बताना है वो बनी होती थी, किससे बनी होती थी आप ये बताएंगे। जिसका भी सही जवाब है बताएं आप। MBT के बारे में बताया जा रहा है 1325 से लेके 1351 तक इसका शासनकाल रहा है MBT का। तो आप बताएंगे MBT के बारे में जो भी आपको लगता है। सबसे सस्ती धातुओं का, ये एक मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे खराब फैसला था। सस्ती धातु का जब इसने करेंसी को बनवाया तो हर कोई लोग अपने घर में ही चीज़ों को, पैसे को बनाने लगे, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई या खराब हो गई। और इसी चक्कर में इसके साम्राज्य जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो सारी खराब हो गई थी। ये एक प्रमुख कारण रहा इसके असफल होने का, इसलिए किसी के पास ज़्यादा पैसा होना भी दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शकी राजवंश पंजाब का था, अहोम असम का था, गजपति राजवंश ओडिशा का था, मेवाड़ राजवंश राजस्थान का था। इनमें से कोई एक गलत दे रखा है आपके लिए, तो आपको ये बताना है वो गलत कौन सा है। यदि आप गलत छांट लेते हैं तो विश्वास मानिए आपकी जानकारी काफ़ी अच्छी है, नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए, तो आप जवाब देने की कोशिश करें। आप बताइए भाई, जल्दी बताइए, क्या लगता है आपको। इस क्वेश्चन में जिसने भी जवाब अभी तक ए दिया है उनके क्वेश्चनों के जवाब सही हो सकते हैं, बाकी और सारे जवाब गलत हैं। ये पंजाब की जगह यदि जौनपुर लिखा होता या वाराणसी लिखा होता, वाराणसी, वाराणसी जौनपुर, मतलब बात किसी की जा रही है? यूपी की जा रही है, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की जा रही है। अहोम साम्राज्य असम के अंदर था, बिल्कुल सही है। गजपति राजवंश ओडिशा के अंदर था, बिल्कुल सही है। मेवाड़ राजवंश राजस्थान के अंदर था, बिल्कुल सही है। पर शकी राजवंश वाराणसी या जौनपुर के अंदर था, ये बात आपको रखनी है याद, है ना। इसके शकी के बारे में थोड़े एक्स्ट्रा बातें और जानना चाहते हैं। संस्थापक याद कर लीजिए, वैसे बहुत अजीब क्वेश्चन है ये, पर आपको पता होना चाहिए संस्थापक कौन है। संस्थापक की बात करें, मलिक सरवर। मलिक जो सरवर हैं वो संस्थापक हैं शकी राजवंश के, ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित सारंगदेव, पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकार, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसकी रचना किस शताब्दी में की गई थी आपको ये बताना है। यदि आप बता सकते हैं अच्छी बात है। 15वीं, 11वीं, 13वीं, 17वीं, जो भी है आपको। संगीत रत्नाकार की अपन बात करें, यदि मैं बात करूं संगीत रत्नाकार की,
इसका अर्थ जानना पता होना चाहिए पहले तो आपको। संगीत रत्नाकार का जो अर्थ है वो क्या है? अर्थ की बात करें, अर्थ, तो इसका अर्थ है संगीत या नृत्य, संगीत या नृत्य का महासागर। ठीक है, और इसकी रचना हुई थी, जिसने भी जवाब सी है, 13वीं शताब्दी। आप अपने कमेंट्स चलने दें, जो भी आपको लगता है सही जवाब लगता है आपको दें, और अगली बार ध्यान रखें कि आपका जवाब सही था या गलत था। इस बात को जानने के लिए आपको देखना है, वेट करना होता है आंसर का। तो अर्थ होता है संगीत रत्नाकार का, संगीत और नृत्य का महासागर। और इसकी जो रचना की गई थी वो की गई थी 13वीं सदी के अंदर। ठीक है, यदि मुझे कोई बताना चाहे किस भाषा में की गई थी तो आप बताएंगे, यदि बता सकते हैं तो। ये जो भाषा थी इसकी अंदाजा लगाइए क्या होगी, आप सोच सकते हैं। भाषा जो थी वो थी संस्कृत। आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए हैं अब। संगीत रत्नाकार की रचना संस्कृत भाषा में 13वीं सदी के द्वारा की गई, जिसका अर्थ होता है संगीत और नृत्य का महासागर। अगला क्वेश्चन, खातोली का युद्ध 1517 में मेवाड़ या मैं कहूँ राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में लड़ा गया, आपको बताना है। सही जवाब है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी। ये है इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश का, लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका जो समय है आपको बताया गया था, यदि याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप दोबारा देख लें एक बार। 1451 से लेके 1526 तक। इसका जो संस्थापक था, संस्थापक की बात करें तो जवाब होगा बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, याद रखें। और ये है इब्राहिम लोदी अंतिम शासक। खातोली का युद्ध याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। खातोली का युद्ध कब हुआ, 17 में हुआ, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा युद्ध को जीत जाता है, राणा सांगा इस युद्ध को जीतता है, इब्राहिम लोदी को बहुत बुरा कूटता है और इब्राहिम लोदी कूटने के बाद भाग जाता है। ये याद रखेंगे आप। ये जो राइट लगाया है मैंने, इसका मतलब ही है युद्ध को जीता है ये, और इस क्रॉस का मतलब ही क्या है, ये युद्ध को हारा है। इसका जो सही आंसर है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे ना सोचें कि क्रॉस का मतलब है मैंने गलत आंसर लगाया, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल सही है। ये हार जो क्रॉस है ये सिर्फ हार का प्रतीक है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी, आपको ये बताना है। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आप ये बताएंगे जल्दी से। आपके पास समय ज्यादा नहीं है, समय मेरे पास भी ज्यादा नहीं है। क्लास ये अत्यधिक लंबी ना हो, ये मेरे को देखना पड़ता है, यही काम की बात है। तो आप थोड़ा सा देख के बताएंगे जल्दी से। कब की गई थी स्थापना, 1506 में, 1504 में, 1499 में, या फिर 1508 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आपको काफी सारे ऑप्शन मिल गए हैं। 1504 के अंदर आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। और सिकंदर लोदी लोदी वंश का तीसरा राजा था। पहला था बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब जो काम की बात है, आगरा के लिए बातें बहुत सारी आती हैं। जब जब आप आगरा पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आगरा में क्या क्या फेमस है आपके एग्जाम के हिसाब से। आप बात करें ताजमहल की, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनाया था। और लगभग 1432 से बनाना स्टार्ट किया और 1632 से 1654, 22 साल का समय लगा ताजमहल को बनाने में। ठीक है, याद रह सकती है बात आपको ये। आगरा का किला, दूसरी जो इमारत है वो है आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ पर होगा, ये आगरा के अंदर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर आपसे कोई पूछ ले किसने बनवाया तो आपका जवाब होगा अकबर। अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरा का किला। ठीक, एक और मकबरा, बड़ा ही फेमस मकबरा है एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमाद दौला लिख दे सिर्फ, या उद लिखूं, बताइए आप। ये लीजिए पूरा नाम ले, एतमाद उद दौला, दौला का मकबरा, जिसका निर्माण करवाया था नूरजहां ने।
किसने करवाया था? नूरजहां ने। ये बातों को, ये तीनों बातें आप थोड़ी सी याद रखेंगे कि कौन कौन सी चीज कहाँ पर है। या फिर एतमादुद्दौला का मकबरा पेपर में खूब आता है, खूब कहाँ पर है साहब? आगरा के अंदर। किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब आपको मिल चुका होगा, सिकंदर लोदी। पिछला ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बताना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका भी सही जवाब आपको पता है, इब्राहिम लोदी। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में कवर करवा सकूं। यदि आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि इंडियन जीके की हर सब्जेक्ट की 2 क्लासें हो सकती है, एक तो ये हो सकता है कि पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं, या मैं आपको पहले डिस्क्रिप्टिव चीज़ें समझा दूं एक बार, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पर वो सारी चीज़ें आप लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोगों की हेल्प कहें, सहयोग कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो भी समझें उसको करने के लिए सहयोग सिर्फ आपको यही करना होता है। आपको सबसे पहले लाइक करना होता है, उससे बाद आप सब्सक्राइब करें, और लास्ट में आप सबसे बाद में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, बात खत्म। यदि आप लोग ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि क्लास सीक्वेंस वाइज आनी चाहिए, तो आपको सीक्वेंस वाइज हिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है, आपको क्वेश्चन में ऐसे ही लाता रहूँगा। ये क्लास डेली शाम को 8 बजे लाइव होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे क्लास, चैनल के ऊपर क्लास को बढ़ाने की। ये जो क्लास आएगी डेली इवनिंग में 8 बजे आएगी। आपको याद रखना है, इंडियन जीके का कोई भी एग्जाम हो, आपको डेफिनेट हेल्प मिलेगी, और क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे फंसेंगे इसके अंदर, ये प्रॉमिस है मेरा। ठीक, इसके बाद जो एक क्लास आएगी राजस्थान जीके की, जिसमें आपका प्यार काफ़ी अच्छा रहा, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा, तो उतना उस क्लास के ऊपर अपना प्यार बना के रखें। और 9:15 बजे राजस्थान जीके के एमसीक्यू की क्लास आएगी, वो भी जरूर देखें। हम लोग डेली डाल रहे हैं, डेली 1 मिनट का शॉर्ट डालते हैं, डेली 1 मिनट करंट अफेयर्स। तो आप ये बताइए मुझे, आपके हर किसी के एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है, आपको 1 मिनट में करंट अफेयर्स कौन कराएगा? इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, जिसमें आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम पे हम हर चीज़ का पीडीएफ डाल देंगे। इस क्लास का भी पीडीएफ आपको इस समय मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। मुलाकात 9:15 बजे राजस्थान जी की क्लास में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद।